महेश ठाकुर जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका 32 साल का लंबा एक अभिनय का करियर हो गया है। आज जब आप बैठते हैं तो इस पूरे करियर को किस तरह से देखते हैं? ये एक किस्म का एक मेरे ख्याल से भगवान ने चाहा था कि मैं एक्टर बनूं, तो मैं एक्टर बन गया। ऐसे मैंने कोई खास कोशिश नहीं की थी, पर हाँ ये मैं कहूँगा कि ऐसा वक्त चलता गया और मैं काम करता गया और जिस मुकाम तक पहुंचा हूं बस पहुंच गया मैं। क्या उतार चढ़ाव रहे करियर में? टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे आपके? टर्निंग पॉइंट्स मेरे ख्याल से सबसे पहले रहा था हम साथ साथ है। दैट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट। उससे पहले जब मैं आया था तो मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी, मेरे दोस्त थे जो वो एड फिल्म बना रहे थे, तो वो एक टर्निंग पॉइंट मेरे ख्याल से रहा है। और ये दो मेजर टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं मेरे करियर में, एक फिल्म विद सूरज जी और एक मेरी मुलाकात ऐसे दोस्त से जो मुझे इस लाइन में उन्होंने मुझे प्रभावित किया ज्वाइन करने के लिए। आपके करियर में काफी उतार चढ़ाव है। उस बीच आपने श्रीदेवी के साथ सीरियल हमारी बहु मान्य करे। हाँ, सतीश कौशिक डायरेक्टर थे एंड बोनी कपूर प्रोड्यूसर थे। श्रीदेवी जी ऑपोजिट में उसके ऑपोजिट था और ये सीरियल चली थी ऑन सहारा वन। आजकल अगर आप YouTube में जाओगे तो सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही मज़ा आया था काम करने में एंड या मैं क्या कहूँ, इट वाज एन ऑनर टू वर्क विद श्रीदेवी जी। इट वाज डेफिनेटली एन ऑनर। बहुत मिस करते हैं हम उन्हें। उसकी आत्मा को शांति मिले। शी इज बीन अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट। बहुत प्यारी सी थी, इंसान भी बहुत बढ़िया इंसान थी। यस, उनका कैरेक्टर साउथ इंडियन था और मजेदार बात ये थी कि हमारे घर को मतलब पंजाबी घर दिखाया है और एक साउथ इंडियन बहू पंजाबी घर में आती है, तो उसमें जो कॉमेडी सीक्वेंसेस निकलते हैं उसमें ज्यादा मजा आता था ये ना। तो या इट वाज फन। आपने तमाम सीरियलों में कॉमेडी रोल ज्यादा किए, जबकि आप सीरियस भी रोल किए आपने। कहाँ ज्यादा आप अपने को सहूलियत पा रहे थे? एज एन एक्टर आपको हर तरह का काम करना चाहिए और मेरे लिए चाहे वो कोई भी रोल हो, मेरे लिए चैलेंज होता है। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि बस मुझे आसान काम करना है, मुझे मुश्किल काम करना पसंद है। जैसे कि मैंने मोदी जी का भी रोल किया है। आई प्ले नरेंद्र मोदी जी है। एरोस नाव पे चल रहा है जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन, तो मोदी जी का भी रोल किया है। तो वो भी एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए। उसमें ना तो कॉमेडी थी ना तो सीरियसनेस थी, वहां पे तो भाषण देना था और यू नो इट वाज डिफरेंट, इट वाज वेरी डिफरेंट। तो हाँ, हर तरह के रोल में फॉर मी आई वेलकम इट। लेकिन जब कोई ऐसा मोदी जी जैसा कोई किरदार हो जो कि जीवित है और लोग उसके साथ कुछ तुलना भी हो, उस किरदार को निभाना कितना तकलीफ भी हो, मैंने कितनी चुनौती होती है वो? एक्चुअली चुनौती ये थी कि ऑडियंस का एक्सेप्टेंस। ओके, अब चूंकि वो इतने बड़ी हस्ती है, मैं क्या कह सकता हूँ, तो उसके सामने उनका रोल निभाना और सामने ऑडियंस के सामने आना, कोई भी आर्टिस्ट मेरी जगह होता तो वो डरता जरूर। ओके, बिकॉज वही होता है कि यू हैव टू डू जस्टिस टू द रोल। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आई हैव टू डू जस्टिस टू द रोल। उस आगे क्या होगा पीछे क्या होगा ये मैंने सोचा। यू नो, अपना काम करो, डायलॉग सामने है, कैमरा सामने है, परफॉर्म करो, जितना आप बेहतर कर सको उतना बेहतर करते जाओ। बस वो मेरा एक मकसद था। अभी आपकी एक फिल्म आ रही है जन्मदिन जी। इस फिल्म में ऐसी क्या खास बात आपको लगी कि आपने सोचा कि इससे जुड़ना चाहिए? सबसे पहले मेरी पहली मराठी फिल्म होगी। मैं अपना पहला कदम मैंने मराठी फिल्म में रखा है। हालांकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ इतने सालों से, मैं मुंबई का नागरिक हूँ, पर पहली बार मुझे ये मौका मिला है थ्रू कंचन अधिकारी जी, निर्माता निर्देशक, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कहानी चुनी है। जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी तो मैंने कहा कि मुझे एक रोल दो इस फिल्म में। बोला नहीं, सारे मेन किरदार तो हो चुके हैं, मतलब हम मनोज जोशी जी है, सुकन्या जी है, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कुछ भी, लेकिन इतनी बढ़िया थॉट, मतलब जो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी चीजें भी होती है और हमारे महाराष्ट्र में। तो मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म से जुड़ना है किसी भी हाल में। तो फिर शी वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि एक छोटा सा रोल निकला है, करोगे? मैं बोला करूंगा। तो
बहुत अच्छा रोल है, शूट भी बहुत अच्छी तरह से किया है। शी इज गिविंग जस्टिस टू माई कैरेक्टर, और एक ऐसे पॉइंट पे आता है फिल्म पे जहाँ पे फिल्म मोड़ लेती है, तो वो ऑडियंस के साथ ये रोल रहेगा 100%। कहानी के बारे में ये कहूँगा कि ये एक्चुअली ऐसी कहानी है जो हर एक पेरेंट, जो माता पिता है, इनको देखनी चाहिए कि उन लोग जो भी अपने बच्चे के लिए करते हैं, इतना वो इतने प्यार से करते, इतना कुछ उनकी जो पालना होता है माँ बाप के प्रति, इतना कुछ करते बच्चों के लिए, बच्चों इन रिटर्न क्या कर सकते हैं, ये एक थॉट है जो हर एक माँ बाप को देखना चाहिए। इन लोग को इस अंधविश्वास पे कभी नहीं होना चाहिए कि कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है, और अगर होता है तो कितना दर्द महसूस होता है इंसान को। ये ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा वैसा वाला जोन है जहाँ कोई भी डायरेक्टर या राइटर ऐसे सब्जेक्ट्स को मतलब पिकअप इमीडिएटली वो 10 बार सोचा है। तो एक इंटेलिजेंस की जरूरत है टू मेक अ फिल्म लाइक दिस, एक जबरदस्त विश्वास, एक इंटेलिजेंस। तो दिस आई लाइक अबाउट हमारे निर्माता निर्देशक कंचन अधिकारी जी, कि शी पिक्ड अप अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, और 100% ये फिल्म सबको भा लेगी डेफिनेटली। शूट भी बहुत अच्छी तरह से किया है, एंड डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी टू हिट द स्क्रीन्स। क्या आप इस विषय के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, क्योंकि आप भी माता पिता बन चुके हैं? बिल्कुल, बिकॉज हम तो इस अंधविश्वास में कि हमारे बच्चे कभी भी हमारे अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उन लोग सिर्फ माता पिता से जुड़ते नहीं है, जब वो बाहर दुनिया में जाते हैं तो दुनिया वालों से भी मिलते हैं, तो उन लोगों का दिमाग भी खराब हो सकता है। तो आपके परवरिश पे आता है कि आप अपने बच्चों को क्या परवरिश देते हो। बहुत सारे माता पिता तो सोचते हैं कि एक बार जन्म दे दिया, बच्चा तो हमारा ही हो गया, लेकिन ये जो एफर्ट होता है परवरिश देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को तुम कैसे पालते हो। तो आगे जाके जब वो अकेले घूमते हैं दुनिया में, उन लोग को दूसरे लोग उनका दिमाग को चेंज तो नहीं कर सकते। तो काफी कुछ चीजें हैं इस फिल्म में जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी, ये मैं कह सकता हूँ। अपने किरदार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा किरदार इस फिल्म में एयरपोर्ट मैनेजर का रोल है, ओके, एंड अच्छा इंसान है, वो कुछ देखता है उसके नजरों के सामने जो होता है, और आप फिल्म देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। आपकी पहली मराठी फिल्म है जी, तो क्या मराठी भाषा आपको आती थी या आपने सीखने की कोशिश की? क्या की? मैं मराठी समझ सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। हालांकि इस फिल्म में मुझे बोलने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी, हालांकि 2-3 लाइनें थी, बट आई एम ओके विद इट। मैंने कहा है कंचन जी को, अगली फिल्म में अगर आप सोच रहे मराठी मुझे सिखाना शुरू, कब मुझे सीखना शुरू करना है मुझे बता दीजिए, मैं अपना क्लासेस शुरू कर दूंगा। एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में आप जो कुछ देखते हैं, आपने कहा ना कुछ चीजें देखता है वो, क्या वो रियल लाइफ में आपने कभी साबका पड़ा ऐसी चीजों से? देखिए, एयरपोर्ट मैनेजर जो होते हैं वो काफी कुछ चीजें देखते हैं एयरपोर्ट में होते हुए, मतलब राइट फ्रॉम स्मगलर्स टू बीमारियां, जो लोग जब बीमार हो जाते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, कई कुछ चीजें होती है एयरपोर्ट मैनेजर की जिंदगी में जो आती जाती होती है। इट्स लाइक वो है वहाँ पे, तो ये कैरेक्टर भी है, उसके सामने ऐसी कुछ चीज खुलती है और वो उसे कैसे रिलेट करता है और वो कैसे बचाता है। अब देखिए ना फिल्म। आप फिल्म देखिए। इस फिल्म में आपने मनोज जोशी जैसे कलाकारों के साथ काम किया, क्या आपकी ट्यूनिंग रही है उनके साथ? मैं जानता हूँ सारे कलाकारों को, मैं जानता हूँ, मनोज जोशी से भी काम कर चुका हूँ, सुकन्या जी से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छे इंसान है, अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छे कलाकार है। हाँ, हम एक ही इंडस्ट्री के हैं, मतलब क्या कह सकता हूँ, ट्यूनिंग तो हर एक के साथ बैठती है हमारी, चाहे वो सलमान खान हो, श्रीदेवी जी हो, या जो भी, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्टर। आपको हर आर्टिस्ट के साथ ट्यूनिंग जमानी पड़ती है, कुछ भी कहे, बिकॉज साथ काम करना पड़ता है। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? इसके अलावा अब इस वक्त आंगन अपनों का एक टीवी शो सोनी सब पे चल रहा है, 7:30 बजे शाम को आता है, डेली शो। कहानी है एक फादर की जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जयदेव शर्मा। 3 बेटियां हैं, 2 की शादी हो गई, तीसरी शादी नहीं करना चाहते, बिकॉज उसका ये मानना है कि अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे जो पिताजी है वो अकेले रह जाएंगे, मेरे पास
मुझे पत्नी नहीं है, आई डोंट हैव अ वाइफ, मतलब सिंगल फादर दिखाया गया है। तो उस पर निर्भर है कहानी। वो शादी करती है आखिरकार में, अभी जहाँ पे कहानी पहुंची है उसकी शादी करवाता है जयदेव शर्मा, और उतार चढ़ाव जो होते हैं हमारे जो ऐसे छोटे परिवार में जहाँ सिर्फ एक बाप है और 3 बेटियां हैं, उसकी कहानी, खूबसूरत सी कहानी। पिछले 32 सालों में टीवी इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव आए हैं जी। कथानक के स्तर पर भी, निर्माण के स्तर पर भी। आप किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को? अच्छा ही है, बिकॉज मेरे ख्याल से जब एंटरटेनमेंट बढ़ता है इस तरह से, तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनती है, सीरीज बनती है, तो ऑडियंस को ऑब्वियसली बहुत सारे मौके मिलते हैं देखने के लिए, यू नो, एंड ऑल्सो फॉर द राइटिंग एंड द डायरेक्शन डिपार्टमेंट एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्ट अच्छा होगा वही टिकेगा। तो पहले आप कुछ भी बना लेते थे, ऑडियंस को देखना पड़ता था, आजकल ऑडियंस के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, वो चेंज कर देगा। तो क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड डेफिनेटली, ये एक अच्छी बात है। स्क्रिप्ट्स हैव इम्प्रूव्ड, काफ़ी कुछ चीज़ें, तो या इट्स ऑलवेज बी, कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ये एक बड़ा सा बदलाव आया है कि कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि सिर्फ जो अच्छा कंटेंट है वही टिक पाएगा। ओटीटी के आने से टीवी पर कितना असर हो रहा है? एक्चुअली लोगों को ओटीटी समझ में नहीं आया क्या है, जो मैं कहना चाहूँगा। ओटीटी कि आप टेलीविजन के जो शोज है वो कहीं पर तो जाएंगे, मतलब अगर एपिसोड टेलीकास्ट हो जाता है तो वो जाके बैठता है एक सर्वर पे, जो आप कभी भी देख सकते हो। तो ओटीटी का मतलब है कि जो भी आपका कंटेंट है आप उसको देख सकते हो आपके हिसाब से, आपके मुताबिक। तो हमारे जितने भी शोज है, जितने भी टीवी शोज है, आप कोई भी शो देख सकते हो अगर आप चाहते हो आपके टाइम पे। ओटीटी का वो मतलब है। और जो नए जो फिल्में रिलीज होती है वो ओटीटी पे भी हो सकती है और रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल वहीं पे रहेगी, तो कहीं जा नहीं रही है। तो इट्स लाइक हैविंग अ वीडियो लाइब्रेरी इन योर हाउस। बेसिकली ओटीटी वो है कि आपको वो कैसेट्स या डीवीडीज नहीं रखने पड़ते अपने हिसाब से, वो क्लाउड में, मतलब वो उसे कहते हैं क्लाउड। करेक्ट। और आपको जब भी देखना है, जो भी देखना है, आप निकाल के देखिए बस। ओटीटी वो है। तो टेलीविजन जो शोज चल रहे हैं, अगर आपने टेलीकास्ट मिस कर लिया, आप वो टेलीकास्ट आप देख सकते हो, मतलब वो ओटीटी पे जाके वो देखना है, आप देख सकते हो। तो ऑडियंस को ज्यादा चॉइस मिल गई है, उनको क्या देखना है, कब देखना है, बात वो। जब फिल्म रिलीज होती है तो लोगों को शुक्रवार को 3 बजे तक का इंतजार रहता है कि पहले दर्शक जो है वो आके क्या कहता है। हाँ। बहुत उत्सुकता होती है, अच्छा बुरा जो भी है वो सारी चीजें। करेक्ट। लेकिन जब वही फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर जाती है तो उस ढंग का रिस्पांस नहीं होता। एक कलाकार के रूप में क्या फील करते हैं आप? तो बेसिकली जो एक जमाना था थिएटरों का, वो ओटीटी और टेलीविजन आस्ते आस्ते खा रहे हैं, राइट? तो जिस हिसाब से हम लोग बड़े बड़े कलाकार देखते थे, वो थिएटर पे मिलते थे आपको देखने में। मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूं और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं, कि थिएटर आजकल लोग जाना कम करेंगे, बिकॉज घर पे बड़े बड़े स्क्रीन हो गए हैं। आज पहले हम लोग लेते थे 21 इंच की टीवी, बहुत महंगी आती थी। आज आप 100 इंच की टीवी लेकर आ सकते हो। आपका जो साउंड सिस्टम है, होम थिएटर आपको बिठा के दे देते हैं। आपको जो भी देखना है, आप एक बटन पे आप दिखा दो, जो भी फिल्म है आपको, हॉलीवुड की फिल्में हैं, इंडियन फिल्में, जो भी आपको मिल जाती है। तो फिर वजह क्या है थिएटर में जाने की? सवाल नंबर 1। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द स्टार्स जो क्रिएट हुए थे थिएटरों की वजह से, वैसे बड़े स्टार्स, कलाकार ओटीटी पे नहीं बन सकते। आपको कलाकार मिलेंगे, लेकिन वो जो स्टार, जहाँ पे आप जब भी थिएटर जाते थे, आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, वो अंधेरे में बैठ के आप फिल्म देखते थे आप, मतलब अगर आपको टॉयलेट ब्रेक भी लेना है, आपको वेट करना पड़ता था इंटरवल के लिए, उससे पहले आप नहीं छोड़ के जाना चाहते थे, बिकॉज वो सीन मिस हो जाएगा, वो गाना मिस हो जाएगा। लेकिन आजकल वो नहीं है। आजकल आप देख रहे हो, घर पे बैठ रहे हो, पॉज किया आपने, डिनर करिए, डिनर के बाद रिलीज करो, पॉज, आप देख लिया। तो वो एक डेफिनेट, मुझे लग रहा है, पता नहीं फ्यूचर क्या है, बट यस। सोशल मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं आप? कितना उस पर आप बिजी रहते हैं? मैं सोशल मीडिया को इतना पसंद नहीं करता, बिकॉज इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, इतना कुछ हो रहा है कि देयर इज नो ऑर्डर, कुछ ऑर्डर ही नहीं है। क्यों कुछ चीजें वायरल होती है, क्यों कुछ चीजें ऐसे नजरिए से देखी जाती है, क्या हो रहा है?
हर एक को एक जबान दी गई है सोशल मीडिया के तौर पर, हर एक को एक जबान। मतलब कई चीजें तो ऐसी है जो सोशल मीडिया में होनी ही नहीं चाहिए। मतलब वो लोग लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं चीजें जो मतलब इज नॉट गुड, यू नो, जो भी कुछ जो इलीगल चीजें है आपको लाइव टेलीकास्ट तो नहीं दिखाना चाहिए। वॉर, मारधाड़, ये सेंसर होके आना चाहिए पब्लिक के द्वारा। बच्चे भी तो देख रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा। तो सोशल मीडिया कहीं पर मुझे लगता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, उन लोग को आप एज अ पेरेंट संभालना चाहिए कि ज्यादा सोशल मीडिया में जाना इज नॉट गुड। थोड़ा सा अपना घर गृहस्थी संभालो, बच्चों को संभालो, अच्छी परवरिश दो। सोशल मीडिया तो दुनिया खोल देती है उन लोग के लिए, और हर चीज जो दुनिया में मिलती है वो अच्छी नहीं होती है। नहीं, मैं एक चीज और नई परंपरा शुरू हो गई कि हर कलाकार घर से बाहर निकलते ही अपनी हर तरह की तस्वीरें, छोटी से छोटी बात इंस्टाग्राम वगैरह पर पोस्ट करते रहता है सोशल मीडिया में। हाँ। आपको नहीं लगता इससे उस कलाकार को भी और सिनेमा को दोनों को नुकसान हो रहा है? नुकसान तो मुझे नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि हर छोटी बात जो पोस्ट करो, बेशक पोस्ट करो, लेकिन एक इंसान होता है जो, जैसे कि मैं, आई एम अ प्राइवेट पर्सन, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे पूरी जिंदगी मैं पब्लिक को दिखा दूं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही एक मीडिया जर्नलिस्ट कह रहा था कि हम आपके साथ एक ऐसा शो करना चाहते हैं जहाँ पे हम आपके घर पे आएंगे कैमरा लेके, आप सुबह नहाते हो, बाथरूम से निकलते हो, आप नाश्ता करते हो, फिर आप तैयार होते हो, फिर आप शूटिंग पे जाते हो, वो पूरा आपको कवर करना है। मैंने बोला मैं पागल हो गया हूँ। मतलब सुबह से लेके शाम तक मैं आपके कैमरा के सामने हूँ, ये तो मेरा वक्त है, मुझे घर पे रहने दो, मुझे अपनी चीजें संभालने दो, मैं आपको सेट पे मिलूंगा। एक प्राइवेसी होती है, ये लो। तो मैं वैसे वाले सोच का इंसान हूँ कि मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है। हर एक चीज मैं सोशल मीडिया में डालना पसंद नहीं करता। चाहे बेशक आप बहुत पॉपुलर हो जाओ, लेकिन दैट्स नॉट पॉपुलैरिटी, दैट इज पागलपन। महेश ठाकुर जी, फिल्मी चैनल पर बात करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।